हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार गुप्ता आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप इस कंपनी के कस्टमर्स को देखेंगे जिनको ये अपना माल बेचते हैं, तो आप ये देखकर दंग रह जाएंगे कि कितने बड़े बड़े कंपनीज इनके क्लाइंट लिस्ट में आते हैं, जिसमें केमिकल सेक्टर से अल्काइल एमाइन, दीपक नाइट्रेट, आरती इंडस्ट्रीज, एसआरएफ, फिर उसके बाद फार्मास्यूटिकल सेक्टर से डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, जाइडस, डिवीज लैब, उसके बाद एग्रोकेमिकल सेक्टर, पेंट सेक्टर्स, पेट्रोकेमिकल सेक्टर के भी बहुत बड़े बड़े कस्टमर्स इनके क्लाइंट लिस्ट में शामिल हैं। आप वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। दोस्तों, इतने बड़े बड़े कस्टमर्स होने के बाद भी ये कंपनी इस समय अपने हाई से लगभग 76% करेक्ट हो चुका है और रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। दोस्तों, इतना करेक्शन होने के बाद भी ये कंपनी अपने इन्वेस्टरों को जब से लिस्ट हुई है तब से लेकर अब तक 19,823% का दमदार रिटर्न दिया है। और अगर 5 साल की बात करें तो कंपनी ने अपने इन्वेस्टरों को 765% का दमदार रिटर्न दिया है। मतलब अगर किसी ने 5 साल पहले इस कंपनी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज वो 1,07,65,000 रुपए बन जाते। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एचएलई ग्लासकोट लिमिटेड की। दोस्तों, इस समय बहुत से लोगों का कमेंट आया था कि सर एचएलई ग्लासकोट पर एक वीडियो बनाएं। हम इसमें ऊपर की लेवल से फंसे हुए हैं और ये स्टॉक लगातार गिरते ही जा रहा है। हम इसमें क्या करें? क्या इसे होल्ड करें या इसमें से निकल जाएं? तो दोस्तों, आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि एचएलई ग्लासकोट आखिर क्यों इतना गिर रहा है और हमें इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। दोस्तों, बस आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा देखना है और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे हर नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, एचएलई ग्लासकोट इतना क्यों गिर रहा है, इसको समझने से पहले कंपनी क्या करती है इसको जान लेते हैं। दोस्तों, एचएलई ग्लासकोट पटेल ग्रुप्स ऑफ कंपनीज का पार्ट है जो 1951 में स्टार्ट हुई थी। ग्रुप के फाउंडर लेट डॉक्टर खुशहाल भाई एच पटेल जी थे। एचएलई ग्लासकोट लिमिटेड एक लीडिंग कंपनी है जो केमिकल और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के लिए स्पेशलाइज्ड प्रोसेस इक्विपमेंट बनाती है। ये कंपनी अपने हाई क्वालिटी इक्विपमेंट के लिए जानी जाती है जो कॉम्प्लेक्स केमिकल प्रोसेस को हैंडल करने के लिए डिजाइन किया जाता है। अगर इसे और सिंपल लैंग्वेज में समझें तो जो ये केमिकल प्रोसेस इक्विपमेंट बनाते हैं उसमें ग्लास की एक स्पेशल कोटिंग होती है। ये इक्विपमेंट उन जगहों पर यूज होता है जहां हाईली कोरोसिव केमिकल या हैंडलिंग किया जाता है, जैसे केमिकल्स फैक्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, पेस्टिसाइड फैक्ट्रीज और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। एग्जाम्पल देके समझाऊं तो ग्लास लाइन रिएक्टर बड़े कंटेनर्स होते हैं जिसमें केमिकल रिएक्शंस किए जाते हैं। इनके अंदर ग्लास की कोटिंग होती है जो केमिकल्स को कंटेनर के मेटल से रिएक्ट करने से बचाती है और केमिकल को दूषित होने से भी बचाती है। मान लीजिए अगर कोई दवा बनाने वाली कंपनी केमिकल का रिएक्शन कर रही है तो उसका कंटेनर ग्लास कोटेड होता है ताकि केमिकल कंटेनर को खराब ना करे और प्रोडक्ट सेफ रहे। इसके साथ साथ एचएलई ग्लासकोट और भी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऑफर करता है जिसमें फिल्टरेशन एंड ड्राइंग इक्विपमेंट, स्टोरेज और हीट ट्रांसफर जो केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के चैलेंजिंग एप्लीकेशंस के लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। दोस्तों, फिल्टरेशन एंड ड्राइंग इक्विपमेंट बनाने में कंपनी का 30 सालों से ज्यादा का एक्सपीरियंस है और इंडिया में इनके इस प्रोडक्ट का मार्केट शेयर 50% से ज्यादा है और ये इंडिया में लार्जेस्ट प्लेयर है। और इनके ग्लास लाइन इक्विपमेंट प्रोडक्ट का मार्केट शेयर 25% से ज्यादा है और इस प्रोडक्ट को बनाने में कंपनी को 25 सालों से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। दोस्तों, कंपनी ने कई मेजर एक्विजिशंस भी किए हैं जिसमें पहला स्विस ग्लासकोट इक्विपमेंट, इनका एक्विजिशन 2017 में किया गया था जो ग्लास लाइन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में माहिर हैं। इससे एचएलई ग्लासकोट को ग्लास लाइन इक्विपमेंट के सेगमेंट में एंट्री मिली। दूसरा, थालेटेक जर्मनी, इसका एक्विजिशन 2021 में किया गया था जो ग्लास लाइनिंग टेक्नोलॉजी में एडवांस इनोवेशन के लिए जाना जाता है। इससे कंपनी को इंटरनेशनल मार्केट में अपनी पोजीशन को और भी स्ट्रॉन्ग करने का मौका मिला। तीसरा है किनाम इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज। 2023 में किनाम इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज का मेजॉरिटी स्टेक एचएलई ग्लासकोट द्वारा एक्वायर किया गया जो मल्टीपल टाइप्स के हीट एक्सचेंजर बनाती है। इस एक्विजिशन ने एचएलई ग्लासकोट के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को हीट एक्सचेंजर मार्केट में काफी डाइवर्सिफाई किया। दोस्तों, अगर ग्लोबल प्रेजेंस की बात करें तो एचएलई ग्लासकोट का ग्लोबल नेटवर्क यूएसए, यूरोप, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर, रसिया और थाईलैंड तक फैला है।
दोस्तों HLE ग्लासकोट के पास 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। पहला आनंद वर्क्स गुजरात में, दूसरा सिलवासा वर्क्स दादरा एंड नगर हवेली में, तीसरा मरोली वर्क्स गुजरात में, चौथा अंबरनाथ महाराष्ट्र में और पांचवा थालेटेक जर्मनी में। तो दोस्तों हमने कंपनी के बारे में जान लिया, अब आइए जान लेते हैं कि कंपनी का स्टॉक किन कारणों से इतना गिर रहा है। तो नंबर 1, वीक फाइनेंशियल। दोस्तों अगर हम ईयर ऑन ईयर इनके फाइनेंशियल्स को देखें तो कंपनी का रेवेन्यू जो मार्च 2022 में 652 करोड़ था वो मार्च 2023 में 43% से बढ़कर 932 करोड़ हो गया और मार्च 2024 में सिर्फ 4% से बढ़ के 968 करोड़ हो गया। और इनका ओपीएम जो मार्च 2022 में 17% था वो मार्च 2023 में 15% और मार्च 2024 में सिर्फ 12% पर आ गया, जिससे इनका नेट प्रॉफिट भी जो मार्च 2022 में 58 करोड़ था वो मार्च 2023 में 70 करोड़ और मार्च 2024 में घटकर सिर्फ 41 करोड़ पर आ गया। दोस्तों अगर इनके रेवेन्यू से इनका नेट प्रॉफिट कंपेयर करें तो कंपनी इस समय रेवेन्यू का 10% भी नेट प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है। इसका मेन रीजन है इनका इंटरेस्ट कॉस्ट जो इन्हें अपने डेप्ट पर चुकाना पड़ता है। मार्च 2022 में कंपनी ने 14 करोड़, मार्च 2023 में कंपनी ने 25 करोड़ और मार्च 2024 में 33 करोड़ रुपए इंटरेस्ट में चुकाए हैं, जिनसे इनका नेट प्रॉफिट बहुत कम देखने को मिल रहा है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो मार्च 2024 में कंपनी का रेवेन्यू जो 306 करोड़ था वो जून 2024 में 26% से गिरकर सिर्फ 227 करोड़ रह गया और नेट प्रॉफिट देखे तो वो भी 14 करोड़ से कम होकर सिर्फ 5.5 करोड़ रह गया। ये बात इन्वेस्टरों को नहीं पसंद आया, जिस वजह से इनके स्टॉक प्राइस पर इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। नंबर 2, हाई वैल्यूएशन। कोविड पैंडेमिक के समय जब चाइनीज केमिकल्स कंपनियां टेम्परेरी बंद हो गई थी तब इंडियन केमिकल कंपनीज ने बहुत बड़ा ग्रोथ देखा, क्योंकि उस समय फार्मास्यूटिकल और एग्रो केमिकल्स की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गई थी, जिससे इंडियन केमिकल कंपनीज की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जिस वजह से इनके शेयर प्राइस भी बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। लेकिन जैसे ही चाइनीज कंपनीज ने प्रोडक्शन रिज्यूम किया और मार्केट में वापस आने लगी, सिचुएशन बदल गई। चाइनीज प्लेयर्स के रिटर्न से कंपटीशन बढ़ गया, जिसने इंडियन कंपनीज के लिए मार्केट शेयर को कम कर दिया। दोस्तों अगर हम HLE ग्लासकोट की बात करें तो मार्च 2019 में कंपनी का रेवेन्यू 359 करोड़ था जो मार्च 2022 में बढ़कर 426 करोड़ हुआ और मार्च 2021 में 484 करोड़ हो गया। और इनका ओपीएम भी मार्च 2019 में 13% था जो मार्च 2020 में बढ़कर 17% हो गया और मार्च 2021 में 19% तक पहुंच गया, जिसके वजह से कंपनी का स्टॉक प्राइस भी अक्टूबर 2021 में 1461 रुपए तक पहुंच गया और इनका प्राइस टू अर्निंग 159 तक पहुंच गया। लेकिन जैसे ही कंपनी के ओपीएम में कमी आने लगी जो मार्च 2021 में 19%, मार्च 2022 में घटकर 17%, मार्च 2023 में और घटकर 15% और मार्च 2024 में और भी ज्यादा घटकर 12% पे आ गया, वैसे ही कंपनी का स्टॉक प्राइस भी गिरने लगा और अपने हाई से आज के डेट में 76% तक गिर गया। दोस्तों हमें हमेशा एक बात का ध्यान रखना चाहिए, चाहे कंपनी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, हमें कभी भी ओवर वैल्यूड कंपनी को नहीं बाय करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ओवर वैल्यूड कंपनी को बाय करते हैं तो सिर्फ दो चीज हो सकती है, या तो कंपनी हमें लॉस करा दे या हमारा कोई रिटर्न ना बनने दे। दोस्तों अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, एस इन्वेस्टर आशीष कचोलिया का एग्जिट। दोस्तों हम सब जानते हैं कि आशीष कचोलिया कितने बड़े इन्वेस्टर हैं, जिनके पास कितनी बड़ी रिसर्च टीम है। अगर वो किसी स्टॉक में एंट्री करते हैं तो सबको यही लगता है कि कंपनी अच्छी ही होगी और रिटेलर्स भी उसी कंपनी को बाय करने लगते हैं बिना खुद का रिसर्च किए। लेकिन जैसे ही कोई न्यूज आती है कि बड़े इन्वेस्टर्स ने अपना स्टेक रिड्यूस कर लिया या पूरी तरह बेच दिया, तो तुरंत ही रिटेलर्स को ये लगने लगता है कि कंपनी में कोई दिक्कत है और वो पैनिक में आकर अपने शेयर्स को बेचने लगते हैं, जिससे उनको काफी लॉस का सामना करना पड़ता है। दोस्तों आशीष कचोलिया जी का मार्च 2024 तक कंपनी में 1.4% स्टेक था, जिस समय या तो पूरी तरह जीरो हो गया है या 1% से कम हो गया है। दोस्तों हमें कभी भी बड़े इन्वेस्टर्स को आंख मूंद कर कॉपी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अपने रिस्क के हिसाब से डिसीजन लेते हैं और हमें अपने रिस्क के हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए। दोस्तों ये तो हो गए सारे रीजंस जिससे हमें ये पता चलता है कि स्टॉक इतना करेक्ट क्यों हो गया है। अब आइए दोस्तों जान लेते हैं
कि जून 2024 के कॉन्फ्रेंस कॉल में मैनेजमेंट ने क्या कहा। दोस्तों, जब कॉन्फ्रेंस कॉल में मैनेजमेंट से पूछा गया कि इतने वीक फाइनेंशियल कंपनी के क्यों हैं, तो उन्होंने बताया कि जो इनका ग्लास लाइन इक्विपमेंट बिजनेस है उसमें FY24 में 15% का डिक्लाइन देखने को मिला है, जो FY23 में 579 करोड़ था और FY24 में घटकर 497 करोड़ रह गया। इसका मेन रीजन है स्लो डाउन इन केमिकल सेगमेंट, जिसकी वजह से इनके ऑर्डर बुक में भी कमी देखने को मिली और इनका बिजनेस भी इंपैक्ट हुआ। ग्लास लाइन बिजनेस में मार्जिन काफी कम हो गया है, सिर्फ 3%। इसका मेन रीजन वॉल्यूम का गिरना था। फिक्स कॉस्ट वही थी, लेकिन कम सेल्स की वजह से वो कवर नहीं हो पाई। मार्केट की स्लो डाउन ने प्राइसिंग पर भी प्रेशर डाला। दोस्तों, मैनेजमेंट ने ये भी कहा कि उनको यकीन है कि सेकेंड हाफ FY25 से मार्जिन इंप्रूव हो जाएंगे जब ऑर्डर्स और वॉल्यूम बढ़ने लगेंगे। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो हमें आने वाले क्वार्टर्स के रिजल्ट में ही पता चलेगा। दोस्तों, अब आ जाइए देख लेते हैं कि कंपनी के फंडामेंटल्स में कितना दम है। तो कंपनी का मार्केट कैप 2456 करोड़ का है। इनका करंट प्राइस 360 रुपए चल रहा है। प्राइस टू अर्निंग देखे तो 86.6 है और 5 साल का मीडियन प्राइस टू अर्निंग देखे तो वो 68 का है। प्राइस टू बुक वैल्यू 5.9 और 5 साल का मीडियन प्राइस टू बुक वैल्यू 18.2। इनका रिटर्न ऑन इक्विटी 8.62% है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 13.1%। डेब्ट टू इक्विटी 0.94 और रिजर्व कंपनी के पास 403 करोड़ का है। EPS 3.86, रिटर्न ऑन एसेट 4.2%, क्विक रेशियो 0.63, एसेट टर्नओवर 0.92, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 2.64, पेग रेशियो 7.01। प्रॉफिट ग्रोथ CAGR 3 साल का देखे तो वो -15% देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो कंपनी बढ़िया है। कंपनी अपने सेक्टर में मार्केट लीडर है। कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए टाइम टू टाइम एक्विजिशंस भी करती है और कंपनी के पास इस सेक्टर में अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है। पर अगर करंट की बात करें तो मुझे इनके फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया नहीं लगते, क्योंकि अगर देखें तो इस समय कंपनी अपने रेवेन्यू का 10% भी नेट प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है और इनका 3 साल का अगर प्रॉफिट ग्रोथ CAGR भी देखे तो वो भी -15% देखने को मिल रहा है। और अगर प्रॉफिट ग्रोथ के कंपेयर में वैल्यूएशन देखे तो वो 86.4 का देखने को मिल रहा है, जो बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यूड इस समय नजर आ रहा है। तो दोस्तों, अभी तो मैं इस कंपनी से दूर ही रहूंगा। अगर हाँ, फ्यूचर में इनकी अर्निंग सही होती है और वैल्यूएशन कंफर्टेबल होती है तब मैं इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचूंगा। दोस्तों, अब बात आती है कि जो लोग इसमें ऊपर की लेवल से फंसे हुए हैं वो क्या करें। तो दोस्तों, मैं तो यही कहूंगा कि आप होल्ड ही करें, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी इतना ज्यादा करेक्शन दिखा चुकी है। अब यही हो सकता है कि थोड़ा बहुत और गिर जाए या फिर टाइम करेक्शन करे। दोस्तों, इस कंपनी का डायरेक्ट लिंक केमिकल सेक्टर से है। अगर केमिकल सेक्टर्स अच्छा करेंगी तभी ये कंपनी भी अच्छा करेगी। दोस्तों, मैंने अपना ओपिनियन बता दिया। अब आपको क्या करना है ये आपका डिसीजन रहेगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं और चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर दे ताकि मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।